जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू होने वाला है और जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से क्लास में आ जाएं, क्योंकि शाम के 5 बज चुकी है और आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस क्लास में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और फिलहाल हम लोग पिछले यानी प्रीवियस ईयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए साथियों, है ना। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है इस समय, है ना। ज़्यादा लोग क्लास में नहीं आते हैं। क्या पढ़ना नहीं है क्या आपको? अब भैया यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है ना, सरकारी सीट पानी है, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास को आप अटेंड करके तो देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बीएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। और जो भी साथी या मेरे भाई बहन जो भी आप लोग क्लास में जुड़ते हैं, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं, है ना। चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। ठीक है, बताइए साहब, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है औषधि विज्ञान, ऑप्शन सी है भौतिकी, ऑप्शन डी है रसायन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिकी। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन को क्यों और किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सीवी रमन का पूरा नाम क्या है। तो डॉक्टर सीवी रमन, इनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनको 1930 में रमन प्रभाव, है ना। इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, है ना। तो डॉक्टर सीवी रमन का पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, और इन्होंने 1930 में, है ना, इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है सबको? चलिए, और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज जो है, इन्होंने रमन प्रभाव, है ना, रमन प्रभाव की खोज जो है इन्होंने वो कब की थी? वो की थी इन्होंने 28 फरवरी को। ठीक है, इन्होंने 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी।
इनके द्वारा रमन प्रभाव जो है वो 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया था। इसलिए इस दिन के महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। क्लियर है सबको? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रक्त समूह की जांच करने, ऑप्शन बी पोषण नाल की एक्स किरण, ऑप्शन सी मस्तिष्क की एक्स किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोषण नाल की एक्स किरण। बेरियम मील जो होता है ये पोषण नाल या पेट के एक्सरे परीक्षण के पूर्व पिलाए जाने वाला एक लिक्विड पदार्थ होता है और इसे इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि बेरियम मील जो होता है ये एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक माना जाता है। अच्छा अवशोषक होने की वजह से बेरियम मील जो है वो पेट के अन्य भागों को स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करता है। इसलिए बेरियम मील को एक्सरे करने से पहले पिलाया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। ऑप्शन ए है द्विअवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी अवतल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। आपने देखा होगा कि आपका जो बाइक होता है या आपके जो 4 व्हीलर होते हैं, है ना, उनके साइडों में 2 आपके मिरर लगे होते हैं, 2 दर्पण लगे होते हैं जिसकी सहायता से आप पीछे के वाहनों को आप देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तल दर्पण होते हैं। अब क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है कि जो मोटर वाहन होते हैं उसमें पक्ष यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आ गया समझ में? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी, सीधा व वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस वजह से मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता को, ऑप्शन बी है उत्तल को, ऑप्शन बी है समय को, ऑप्शन डी है खगोलीय दूरी को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खगोलीय दूरी को। प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में बात करें तो आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई को
प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और प्रकाश की गति होती है लगभग, प्रकाश की गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, है ना। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ऑप्शन बी वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, ऑप्शन डी संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ठीक है। भारत में वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है। अब बात करें इसके बारे में तो संविधान के अनुच्छेद याद रखेंगे आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, है ना। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इसमें एक तो आपके क्या होता है, एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग का जो कार्य केंद्र होता है वो राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना होता है। ठीक है। और भारत की संचित निधि में राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करना होता है ना। जो अनुदान प्रदान किए जाने वाले सिद्धांत होते हैं उनका निर्धारण करना होता है। तो भारत में वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। क्लियर हो गया सबको। ठीक। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 30 सितंबर, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 12 जून, ऑप्शन डी है 31 मई। ऑप्शन ए है 30 सितंबर, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 31 मई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। कहीं कहीं एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि तंबाकू में कौन सा नामक रसायन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि तंबाकू में निकोटीन एल्कोलॉयड नामक रसायन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन एल्कोलॉयड नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भावनगर, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है पणजी। सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये आपके पुणे में स्थित है। क्लियर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है चौरी चौरा,
ऑप्शन डी दांडी, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी बारदौली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे। एक सेकेंड है ना। तो साथियों, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौटे थे। ठीक, और जब भारत वापस आए थे गांधी जी, तो इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत बिहार राज्य के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसान, है ना, नील की खेती करने वाले किसान पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में उन्हें सफलता भी मिली। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और भारत आने के बाद 1917 में वे चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत बिहार राज्य के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में इन्होंने सफलता भी पाई। ठीक, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है ना, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी कहता है पल्लव, ऑप्शन सी कहता है पाल और ऑप्शन डी कहता है चोल। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के शासनकाल में महाराष्ट्र में स्थित एलोरा यानी एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किया गया। ठीक है, बात करें एलोरा या एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में स्थित गुफा है ना। तो एलोरा या एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इस गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में किया गया था। और इसमें एक सेकंड मिटाने पड़ेगा इसको। ठीक है, और इसमें जो है 34 शैलकृत गुफाएं स्थित है। इसमें 34 शैलकृत गुफाएं स्थित है, जिसमें से एक से 12 तक आपके बौद्धों के गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्धों के गुफाएं हैं 1 से 12, और फिर आपके 13 से 29 आपके हिंदू के गुफाएं हैं। ठीक है, 13 से 29 आपके हिंदू के हैं, और फिर 30 से 34 ये आपके जैनों की गुफाएं स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में जो एलोरा यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये आपकी राष्ट्रकूट के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया, और इसमें 34 से शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 बौद्धों की हैं और 13 से 29 हिंदुओं के हैं और 30 से 34 आपके जैनों के हैं। क्लियर हो गया। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के शासनकाल था। क्यों हुआ था। तो जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था, खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था और इसका नाम था खुसरो। इसने क्या किया था, जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था खुसरो। तो इसने क्या किया था कि 1606 ईस्वी में अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, है ना, विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव सिंह ने खुसरो का क्या किया था, साथ दिया था, खुसरो का साथ दिया था। और इन दोनों ने
ये भी आप याद रखेंगे। इन दोनों ने, है ना, गोविंदवाला, इन दोनों ने गोविंदवाला में मुलाकात किया था और यहीं से इन दोनों ने अपनी प्लानिंग की थी। और जागीर के विरुद्ध जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया था तो इसमें सिख गुरु अर्जुन देव सिंह, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने इसका साथ दिया था। इस वजह से जागीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह को, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह को फांसी दिला दी थी, है ना, फांसी दे दी थी। किसने? जागीर ने। तो सिख गुरु अर्जुन देव सिंह का वध जो है वो जागीर के शासनकाल में किया गया था। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जागीर, ऑप्शन डी बाबर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन जो है ये अकबर के द्वारा किया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि मनसबदारी प्रणाली क्या थी। तो ये मुगल सैनिकों की एक व्यवस्था थी ये, है ना, मुगल सैनिकों की प्रमुख व्यवस्था थी, ऐसा लिखिए आप लोग। मुगल सैनिकों की यह एक प्रमुख व्यवस्था थी, है ना। तो मुगल सैनिकों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था। मुगल सैनिकों की सैनिक व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता था मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था। इसे अकबर ने आरंभ किया था, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो अकबर ने किया था, है ना। इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। और अकबर ने इसकी प्रेरणा, यानी इसको कहाँ से देखा था उसने? तो अकबर ने इसकी प्रेरणा जो है वो खलीफा अबू सईद द्वारा, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। अकबर ने इसकी प्रेरणा जो है वो खलीफा अबू सैयद, है ना, खलीफा अबू सैयद के द्वारा चंगेज खां और तैमूर के द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। यानी अकबर ने इसके बारे में कहाँ से सीखा था? खलीफा अबू सैयद के द्वारा चंगेज खां और तैमूर को दिए गए सैनिक व्यवस्था से सीखा था। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। पहला दाशेक्स सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। पहला दाशेक्स यानी सार्क सम्मेलन जो है ये काठमांडू में आयोजित हुआ था। ठीक है, सार्क के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सार्क क्या होता है। तो सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है एक, है ना। सार्क का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अब हुआ क्या था कि बांग्लादेश के जो उस समय के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था, एक सेकंड यहाँ लिखता हूँ मैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, बांग्ला ऐसे समझ जाएंगे ना। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे उस समय के, उनका नाम था जिया उर रहमान। बांग्लादेश के उस समय के राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे प्रयास किए थे और जब इनका प्रयास सफल हुआ तब दक्षिण एशियाई के 7 देशों ने मिलकर, साउथ एशिया के 7 देश मिलकर सार्क की स्थापना करते हैं,
है ना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने बहुत सारे प्रयास किए थे और इनका प्रयास सफल हुआ और साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की। और इन 7 देशों में शामिल होने वाले देश जो थे वे थे आपके, पहला तो था आपका भारत, ठीक है, दूसरा था आपका पाकिस्तान, भारत था, पाकिस्तान था, और फिर आपका इसमें था नेपाल, नेपाल के बाद में फिर आपका इसमें था भूटान, भूटान के बाद में आपका इसमें शामिल था बांग्लादेश, बांग्लादेश शामिल था, बांग्लादेश के बाद इसमें आपका था श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका के बाद इसमें शामिल था आपका मालदीव, मालदीव। तो ये 7 देशों ने मिल करके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की थी, है ना। और इस संगठन की स्थापना कब की थी इन्होंने? इन्होंने इस संघ की स्थापना 8 दिसंबर, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, 8 दिसंबर 1985 में की थी, है ना। इसकी स्थापना इन्होंने, एक सेकंड मिट गया, फिर से लिख देता हूँ, 8 दिसंबर 1985 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। सॉरी, ये आपका आंसर ए नहीं होगा, यहाँ पे आंसर बी लिख लीजिएगा, सॉरी बी नहीं डी, है ना। यहाँ पे आप लोग डी लिख लीजिएगा साथियों, गलती हो गया, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, गलती हो गया। ऑप्शन डी इज राइट होगा, है ना। इसका जो प्रथम सम्मेलन था वो ढाका में हुआ था, है ना। 1985 में इसका प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था। तो याद कर लीजिएगा कि पहला दासेक्स सार्क सम्मेलन जो है वो ढाका में 1985 में आयोजित किया गया था और इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसमें दक्षिण एशियाई के 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका, मालदीव शामिल था, ठीक है। और इसमें हाल ही में एक 8वां देश भी शामिल हुआ जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान 8वां देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सार्क में हाल ही में कौन सा 8वां देश शामिल हुआ है? तो अफगानिस्तान, ठीक है। क्लियर हो गया? ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, ढाका, है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट होगा। प्रथम दासेक्स सार्क सम्मेलन जो है वो ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ठीक है। वो कंप्यूटर महादेव हमारे थोड़ा गलत कर देते हैं साथियों, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो आप इसे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आंसर नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, ढाका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा है आपका महाराष्ट्र, ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल जो है, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,77,000
सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, है ना। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर। और 12वां राज्य है आपका बिहार, और इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बिहार आपका 12वां राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी है जेम्स फोर्ड योजना, ऑप्शन डी है बेवाले योजना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। भारत का तत्कालीन वायसराय, यानी उस समय का जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और इसने क्या किया था कि 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। ठीक है। तो भारत का उस समय का जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और इसने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। इस योजना के अनुसार 15 अगस्त इस योजना के अनुसार साथियों 15 अगस्त 1947 को दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। मतलब दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और मतलब इसमें विभाजन हो गया, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? माउंटबेटन योजना। कब आई? 3 जून 1947 को। किसने लेकर आया? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय का भारत का वायसराय था। और इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निम्न में से है। देखिए आ गया ना प्रश्न, मैंने आपको अभी प्रश्न बताया वही आ गया। देखिए मार्फिन है, ऑप्शन बी निकोटीन है, ऑप्शन सी है हीरोइन है, ऑप्शन डी है क्विनीन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन एल्कोलॉइड नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन एल्कोलॉइड रसायन पाया जाता है, और ये क्या करता है? शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है शरीर के अंदर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की देखरेख में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की देखरेख में, ऑप्शन सी संसद की देखरेख में, ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से देखरेख नहीं, मतलब किसी की देखरेख में कार्य नहीं करती है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में क्या होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन देश के भांति हमारे देश में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है, उसी की तरह
हमारे देश में भी संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया गया है, लेकिन संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है ना। यहाँ पर जो है हमारे देश में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। हमारे देश में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है ना। और न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना के लिए संविधान के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायिक सर्वोच्चता के स्थापना के लिए संविधान के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। तो बीसीजी अर्थात बीसीजी का पूरा नाम लिख लीजिएगा आप लोग, बैसिलस क्लैमिटी ग्लोरिन। तो बैसिलस क्लैमिटी ग्लोरिन, है ना, ये एक प्रतिरक्षीय टीका है जो कि तापेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है ना। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इसके विरोध में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, और बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लैमिटी ग्लोरिन। ये एक प्रतिरक्षीय टीका है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है परिवार नियोजन, ऑप्शन सी है कारखाना, ऑप्शन डी है लोक स्वास्थ्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, संविधान की 7वीं अनुसूची, है ना, के अनुसार हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला सूची है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, और तीसरा है आपका समवर्तित सूची। तो हमारे देश में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ठीक है, तो समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना ये तीनों ही आपके समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लोक स्वास्थ्य क्या है? राज्य सूची का विषय है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना ये सभी आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि डीएनए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आरएनए से, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी से, ऑप्शन सी है आरबीसी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए से। डीएनए जो है आरएनए से संबंधित है ना। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जेनेटिक मटेरियल है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करना, यानी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना होता है। और यह मुख्य रूप से केंद्रक में स्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से केंद्रक में स्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ठीक है, तो ये आरएनए से संबंधित है। चलिए बात करते हैं नंबर 20 की। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड, ऑप्शन बी तारे के प्रकार, ऑप्शन सी है वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, ऑप्शन डी पुष्कल तारे का मलबा, है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्कापिंड, है ना। देखिए होता क्या है कि उल्का जो होता है ये एक आकाशीय कण होता है। उल्का क्या होता है? उल्का एक आकाशीय कण होता है। ठीक है, उल्का एक आकाशीय कण होता है,
तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये कण प्रवेश करते हैं, तो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ क्या होते हैं, ये रगड़ते हैं, है ना, रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने की वजह से ये जल उठते हैं। और जब ये जल उठते हैं, है ना, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये टूटे हुए तारे हैं। जब ये जलते हुए दिखाई देते हैं हमें, तो हम समझते हैं कि ये टूटे हुए तारे हैं, है ना, जबकि ये तारे नहीं होते हैं, ये एक आकाशीय कण होते हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल जो है ये अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में मिश्रित हैं। इसमें से नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है। और अगर बात करें तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, है ना, अगर बात करें हम लोग तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये सभी गैसों का मिश्रण हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल का 99% जो है, वायुमंडल का 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से है। मतलब इसमें नाइट्रोजन आपका 78% है और ऑक्सीजन आपका 21% है। ठीक है। तो हमारे वायुमंडल का 99% जो है वो आपका नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल का 99% मिश्रण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। ठीक है। बाकी 1% में सभी गैसें शामिल हैं। ठीक, क्लियर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, या ऑप्शन बी पृथ्वी का तापमान स्थिर है, या ऑप्शन सी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और इसका कारण जो है वो यही है। ठीक है। अब होता क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल को जब पार करके सौर विकिरणें भूतल पर आपतित होती है, पृथ्वी के वायुमंडल को जब सौर की हानिकारक विकिरणें पार करके पृथ्वी के भूतल पर आपतित होती है, तो उनमें से कुछ ऊर्जा का अवशोषण होता है और कुछ का परिकिरण हो जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि परावर्तित विकिरणें जो होती हैं उनका तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। और जब उनका तरंगदैर्ध्य बदल जाता है तो वह क्या करती है, वो वायुमंडल को पार करने में विफल हो जाती है। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ जब आती है ना, मान लीजिए उसका तरंगदैर्ध्य मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, है ना, या उसका 10 था। ठीक, तो वो है ना जब आएगी तो वायुमंडल को तो पार कर लेगी, और पार करने के बाद में जब पृथ्वी के भूतल पर आपतित होती है तो उनमें से कुछ किरण का अवशोषण हो जाता है और कुछ का क्या हो जाता है, परिकिरण हो जाता है। और जब परिकिरण हो जाता है तो उनकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो बदल जाती है। मतलब 5 था तो 10 था तो वो 5 हो जाएगी, और जब 5 हो जाएगी तो वो बताइए वापस जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। तो वापस क्या होता है कि वापस वायुमंडल को पार करने में विफल हो जाती है और वायुमंडल में ही कैद होकर रह जाती है, वायुमंडल में ही रहती है। और जब वायुमंडल में रहती है तो वायुमंडल का ताप बढ़ने लगता है। जब वायुमंडल का ताप बढ़ता है तो इसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये भी याद रखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की मात्रा बढ़ने से ही ग्रीन हाउस प्रभाव की मात्रा बढ़ती है। समझ में आई मेरी बात? आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन ए है तितिकाका झील, ऑप्शन बी है बैकाल झील, ऑप्शन सी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील। बैकाल झील जो है ये विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक यानी सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। और ये जो है बैकाल झील जो है ये साइबेरिया, है ना, बैकाल झील साइबेरिया के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है?
साइबेरिया के दक्षिण में स्थित है। तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी वलन, या ऑप्शन डी पृथ्वी का भीतरी प्रदेश, या ऑप्शन डी भ्रंशन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, है ना, भूकंप। अधिकेंद्र शब्द जो है वो भूकंप से संबंधित है। भूकंप तल के सबसे नज़दीक भू सतह पर जहां भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप मूल के सबसे नज़दीक भू सतह जहाँ पे भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न की, है ना, 25, प्रश्न नंबर 25। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बताइए साहब, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। अलमाटी नदी जो है ये कृष्णा नदी के तट पर बना है। अलमाटी बांध कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। क्लियर है? कर्नाटक राज्य में है आपका अलमाटी बांध। और ये किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी के तट पर बना है। तो अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में है और ये कृष्णा नदी के तट पर बना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।